Welcome my dear students, how are you all? I hope your studies are going well। और मैं आपका दोस्त नितिन गोयल आपका स्वागत करता हूँ 2021 की अपनी पहली वीडियो में। दोस्तों अभी काफ़ी टाइम से मैंने अकाउंटिंग के ऊपर MCQs कम्युनिटी पोस्ट में डालना शुरू किया है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, थोड़ा बहुत बीच में चलता रहता है कभी कभी। अभी MCQs हमने शुरू कर दिए हैं अकाउंटिंग के, और मैंने आपको बताया भी है कि आपको बहुत सारे MCQs के लिए मैंने अभी कंपाइलेशन चालू कर दिया है। तो मे बी इन नेक्स्ट वीक और कमिंग वीक इट विल बी अवेलेबल एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट इट लेटर ऑन। नाउ इन द कम्युनिटी पोस्ट मैंने आपको पीछे अकाउंटिंग के काफ़ी सारे MCQs डाले एंड आई एम रियली हैप्पी कि बच्चों ने काफ़ी रिस्पॉन्स किया। तो आई विल डिस्कस दोज टुडे इन आवर लेक्चर। इफ़ यू विल सी दिस हेयर, द फर्स्ट टॉपिक वाज जिसपे ऊपर 4,500 वोट्स आए बच्चों के, एंड दिस इज समथिंग व्हेन यू क्लिक ऑल्सो यू विल गेट हाउ मेनी परसेंट पीपल हैव गिवन हाउ मेनी रिस्पॉन्सेज। So let us understand the real answers for all this now today in this class. The first is the meaning of debit and credit is. What is the meaning of debit and credit? अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी हुई है जिसमें मैंने डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ाया था, तो इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आप अकाउंटिंग में CA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCOM कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे अकाउंटिंग शुरू होता है, तो अकाउंटिंग की तो जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज विद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नहीं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीनिंग। तो याद रखना दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता। आपके पास टी शेप अकाउंट होता है। टी शेप अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। अब टी शेप अकाउंट कहाँ से देखा जाएगा सर? टी शेप आपके सामने देखा जाएगा। जब आप बुक में देखते हो तो आपके सामने जो दिखता है उसकी एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो जो लेफ्ट साइड होती है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझना जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, दो हाथ होते हैं उसके, एक राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड। अब अगर कोई सौरभ गांगुली अगर लेफ्टी है तो भैया है तो वो लेफ्ट हैंड से ना, इसलिए लेफ्टी है। तो दो ही हाथ बनाए ना भगवान ने, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। वो किस लिए बनाए? ताकि अगर कल को हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं तो क्या होगा, राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। सिमिलरली अकाउंट्स की डायरेक्शन क्या है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। व्हाट इज द यूज? वर्ल्ड वाइड जब आप अकाउंटिंग को पढ़ते हैं, जब वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग को पढ़ते हैं तो उसमें दो ही साइड को पढ़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आप तीसरी साइड को नहीं पढ़ते। तो देन यू फॉर्म द रूल्स अकॉर्डिंगली कि हम डेबिट में क्या डालें, क्रेडिट में क्या डालें, एसेट के बारे में क्या डालें, पर्सनल अकाउंट के बारे में, रियल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में, हम इसमें कैसे कैसे एंट्री पोस्ट करेंगे। तो इसकी चार ऑप्शन थी, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इट कैन बी टेकन एज अ रूल ऑफ वन ऑफ द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट व्हेन इट कम्स टू एसेट्स। अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, नॉट एवरीवेयर। बट आई वाज सरप्राइज टू सी कि 54 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत दिया। कोई बात नहीं, वी आर लर्निंग। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंबल, द डेटर्स। याद रखना, अगर मैं DRS लिखता हूं तो डेटर्स है, अगर सिर्फ DR लिखता हूं तो डेबिट होता है। याद रखना इस चीज़ को। अगर DRS लिखता हूं, कई बच्चे जो हमारे CA कर रहे हैं, फाउंडेशन इंटर वगैरह जो कोर्स कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर ग्रुप के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैन इन दैट केस यू आर गेटिंग द MCQs एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज। तो DRS और CRS है तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, लेकिन अगर DR और CR है तो डेबिट एंड क्रेडिट है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, जिसके लिए 27% बच्चों ने आंसर सही लिखा था। नो मीनिंग, जस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द टी शेप अकाउंट। तो 27%, none of the above, that is not possible, one answer has to be there. So I really like this, many students have given this correct answer, 27% out of 4.5 thousand। तो अगर मैं 4,500 लोगों में से 27% निकालूं तो 1215 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ओके, तो अगर आप CA कर रहे हैं, इंटरमीडिएट या फाउंडेशन ग्रुप, तो हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, तो एक बार उसको देख लो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। परचेज अकाउंट, अगर आप इसको गुड्स मानते हो तो गुड्स अकाउंट, तो ये तो गलत हो गया। और डेबिट ABC हो ही नहीं सकता, हम उससे सामान ले रहे हैं, उसको दे नहीं रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। तो एंट्री कैसे लिखते हो आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा मैंने क्वेश्चन लिखा था, ओवरकास्ट इन सेल्स बुक। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करते हैं हम लोगों को जब हम बात करते हैं
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कई स्टूडेंट को तो ये नहीं समझ आता है, मतलब जब मैं स्टूडेंट था 11th स्टैंडर्ड में मुझे भी समझ नहीं आता था कि ये अकाउंट, सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक दोनों अलग हैं, एक ही है, दोनों अलग हैं। सेल्स बुक जर्नल होता है, अकाउंट उसका पोर्शन मतलब लेजर का पार्ट होता है। तो अगर आपने कहा कि ओवरकास्ट है सेल्स बुक में, सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि सेल्स बुक का बैलेंस कौन सा होता है। सेल्स बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, परचेज बुक का डेबिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट, लाइक दिस, इस तरह से याद रखना। तो अगर ओवरकास्ट हुआ तो ज़्यादा हो गया बैलेंस, अंडरकास्ट हुआ तो कम हो गया बैलेंस। तो अगर सेल्स बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट और वो हो गया ओवरकास्ट, तो उसका अकाउंट में क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो द आंसर इज फर्स्ट, इंक्रीज इन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है विच इज ट्रांसफर, सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है विच इज ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, तो दैट विल बी ओवरकास्ट, ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी सारे आंसर जो बच्चों ने लिखे आउट ऑफ 2500 वोट्स में से 82% स्टूडेंट्स के आंसर परफेक्ट, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। तो लेट मी ऑल्सो लाइक माई रिस्पॉन्सेज नाउ। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्यों बच्चों ने कंफ्यूजिंग में किया, ऐसा कैसा हुआ कि 75% बच्चों ने गलत आंसर दिया। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये कहता है अंडर कॉस्ट कॉन्सेप्ट द एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एट, 3500 बच्चों ने इसके वोटिंग करा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द एसेट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, नॉट कॉस्ट नॉट मार्केट। अभी क्या होता है, हम क्योंकि स्टूडेंटशिप में एज ए स्टूडेंट सोचते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट होगा, ये तो कंफ्यूजिंग का तरीका है ना, क्योंकि अकाउंटिंग का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि मार्केट प्राइस अगर कम है तो वो लिखो, नहीं तो कॉस्ट प्राइस लिखो, या दोनों में से जो कम है वो लिखो। तो दैट इज कमिंग अंडर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द आंसर इज सी, द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दैट इज ओनली 12%, मतलब 3500 बच्चों में से 12%, 420 आ रहा है, 420 बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा है। तो नो नीड टू वरी, अगर हम गलत भी हो गए हैं तो आज हम सही हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको पढ़िए। हर एमसीक्यू आपको एक नहीं 4-4 कॉन्सेप्ट दे सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। सिर्फ चैनल से जुड़े रहो और आगे दोस्तों को प्रमोट करते चले जाओ। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहूँगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। और जब मेरी बुक कंपाइल होके आएगी, जो मैंने कंपाइल मतलब कई सोर्सेज से कंपाइल की है, मेरी अपनी बुक नहीं मैं सकता मैं, और उसमें अपने भी डाले हैं एमसीक्यूज, तो आप वो खरीद सकते हैं बाद में जब मैं आपको लिंक दूंगा। वेरी वेरी रीजनेबल रेट, नो नीड टू वरी कि सर कितने की दोगे, 500-400 कितने लगा लोगे। अरे भैया कोशिश कर रहा हूँ इस हिसाब से कंपाइल कर दी जाए पीडीएफ के अंदर कि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम रह जाए आप लोगों के लिए, बहुत कम मतलब बहुत ही कम रह जाए। कंपनीज प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेरी एक वीडियो है, कभी देखना कि प्रोविजंस के ऊपर एक वीडियो है, आप देखना प्रोविजंस नितिन गोयल, देन यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें मैंने एक अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हमें लगता है कि बादल घने घने बादल हो रहे हैं, उस समय अगर मैं देखता हूँ तो क्या चांसेस हैं, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, तो मैं उस एंटिसिपेटेड लॉस के लिए मैं क्या लेके चलूँगा अपने साथ, अम्ब्रेला। सिमिलरली हमारी कंपनीज के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, और उसके लिए आज से ही प्रोविज़न लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों की शादी करनी बड़े होके, तो अभी से क्या करते हैं माँ बाप, सेविंग करते हैं। आपको लगता है कि एक इवेंट आने वाला है 3 महीने 4 महीने बाद 5 महीने बाद, जो कि आ सकता है, या आपकी बर्थडे पार्टी या कोई शादी वादी, तो क्या करते हो उसके लिए पैसे आज से इकट्ठे करने शुरू करते हो। तो व्हाट यू डू, वो यू क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर दैट। बट इन कंपनीज क्या होता है, डाउटफुल डेट्स, मतलब पैसा डूब गया तो इंश्योरेंस, टैक्स, इन सब के लिए प्रोविज़न लगाए जाते हैं। तो दैट कम्स अंडर विच कंसेप्ट और कन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म, विच इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ प्रूडेंस। तो बी प्रूडेंट, समझदार बनो, कंजर्वेटिव हो जाओ, ध्यान से चलो, लॉसेस का ध्यान रखो, प्रॉफिट तो हो ही जाएंगे, लॉसेस का ध्यान रखो, उसके लिए अभी से पैसा उठा के रखो। पैसे को उठा के रखने को बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर एनी पर्टिकुलर कॉज। सो दैट कम्स अंडर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, और 74% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है आउट ऑफ 3000। तो लगभग 2500 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। आई एम सो हैप्पी, प्राउड ऑफ यू। सो गोइंग कंसर्न, मैचिंग प्रिंसिपल, मेटीरियलिटी, ये अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप सिर्फ एक
ऊपर हेडिंग लिखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नितिन गोयल एंड यू विल फाइंड ऑल दीज कंसेप्ट्स क्लियरली, आई एश्योर यू। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितने बच्चे हमारे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरुआत होती है 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव नहीं कहूँगा, 3 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज फाइनेंस, थर्ड इज डिविडेंड। जब हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, जब हमें पैसा मिल जाता है, हम काम शुरू कर देते हैं, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, कुछ लोग कहते हैं सर आरओआई। सर एक बात बताओ, अगर मैंने आरओआई लिखा या प्रॉफिट लिखा एक ही बात हो गई। एक किसने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमने कहा ठीक है सर, इसको बोलते हैं हम कैश फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अल्टीमेट जब हम बोलते हैं अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ? ये भी मैंने एक एमसीक्यू में पूछा था। वेल्थ का मतलब होता है हमारा अर्निंग पर शेयर। ये कैसे निकलता है? सबसे पहले आता है आपके पास प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सुन लेना, लिख लेना साथ साथ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, वी गेट अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से माइनस करते हैं हम टैक्स, वी गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स, समथिंग टू ईट। उसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। फिर आता है अर्निंग फॉर इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। That earning for equity shareholder divided by number of equity shares, we get EPS, earning per share. That is your ultimate goal. उसको जितना बढ़ाओगे, अब खुद सोचो, अगर मेरे दिमाग में टारगेट है कि जो अर्निंग पर शेयर पहले 5 रुपये आ रहा था वो 15 रुपये हो जाए, तो अगर मैं 15 रुपये का दिमाग में रखूंगा तो अल्टीमेटली EBIT को अपने आप बढ़ाऊंगा, अर्निंग बिफोर टैक्स को अपने आप बढ़ाऊंगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स को अपने आप बढ़ाऊंगा, तो टारगेट सारे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जस्ट लाइक विजन मिशन होता है ना, ऑब्जेक्टिव मिशन विजन, तो विजन में सब चीज़ें होती हैं। तो आपका विजन क्या है? हमें EPS बढ़ाना है, वेल्थ बढ़ानी है, तो अल्टीमेटली सब चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। और डेटा कलेक्शन पीरियड का कोई लॉजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं होता, हम एक्सेलरेट कर सकते हैं सिर्फ। सो द मीनिंग ऑफ वेल्थ ऑलरेडी वी हैव क्लियर नाउ, द आंसर इज गिवन बाय 70% करेक्टली। तो जिन बच्चों ने वेल्थ वाला आंसर सही दिया होगा, डेफिनेटली उन्होंने इसका आंसर भी सही दिया होगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं, अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं, इट इज ओनली अर्निंग पर शेयर, दैट इज EPS टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट से पूछा और मुझे हैरानी हुई कि ऐसा क्यों किया बच्चों ने, गलत आंसर क्यों दिया मैक्सिमम बच्चों ने। इस क्वेश्चन का आंसर दिया 5200 बच्चों ने, 5200 स्टूडेंट्स आंसर दिस पर्टिकुलर MCQ। Bank reconciliation statement is a part of, it is a part of cash book, passbook, financial statement or none of the above. Majority बच्चों ने लिखा financial statement. Think about, अगर आप 11, 12, CA, Inter, CA Foundation, whatever course you are doing till date, अगर क्या आपने कभी सुना है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाते हैं, या उसके एनेक्चर्स बनाते हैं? आपने एनेक्चर्स देखे होंगे कभी कभी, उनके एनेक्चर्स बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट होते हैं। कहीं पे देखा आपने इसके अंदर BRS आता हो? एक होमवर्क देता हूँ आपको, प्लीज़ बताना लिख के मुझे। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट लिखना, किसी भी कंपनी की जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस में, देखना उसकी एनुअल रिपोर्ट। क्या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आती है? अगर कई बच्चों ने MBA के प्रोजेक्ट करे होंगे, CA में कुछ पढ़ा होगा, CS में किया होगा, ICWA में किया होगा, कहीं भी कुछ किया होगा, कहीं देखा आप तक आज तक? You will not find it. It is not a part of financial statement. It is an obligation जो आपको चेक करनी होती है कि जो एंट्री मैं कैश बुक में कर रहा हूँ, जो एंट्री पासबुक में बैंक कर रहा है, क्या दोनों साथ चल रही हैं? उसको चेक करने के लिए आप बनाते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो अगेन द क्वेश्चन इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक? नो, कैश बुक इज यूज्ड टू रिकंसाइल। पासबुक? नो, पासबुक is used to reconcile. Financial statement? Nowhere. Nobody shows bank reconciliation BRS as a statement of finance. In any annexure it is not shown. This company do for themselves. यकीन मानो कंपनी इसको पेपर पे लिख के फाड़ के फेंक देती है. So the answer is none of the above. हालांकि मैंने इसके आंसर्स के अंदर पिन कर दिए हैं आंसर्स, बाद में जब देखेंगे तो मैंने इसके आंसर पिन कर रखे. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. चलिए एक और देखते हैं.
डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस इन एनी फिक्स्ड एसेट। देखो डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग बिकॉज ऑफ। अब सुनो इसके रीजंस, अब चेक करो कौन सा रीजन इसमें फिट होगा। नंबर 1 नेचुरल वियर एंड टीयर, फिजिकल वियर एंड टीयर मतलब टूट फुट हो गई, मैं फर्नीचर ला रहा हूँ टूट गया रास्ते में चलते हुए। एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम पास हो गया, पड़े पड़े चीज पुरानी हो गई। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस मतलब वो आउटडेट हो गया, वो अब आउटडेट हो गया तो कैसे उस चलेगा, नहीं चलेगा। ये मेन कारण होते हैं। पहला है फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, सर डॉलर का प्राइस बढ़ गया, हमारा प्राइस कम हो गया, उससे हमें क्या मतलब है सर, हम 1000 रुपये की चीज़ लाए थे, 1000 रुपये की चीज़ आज 1000 रुपये की ही है बुक्स में, डॉलर प्राइस से हमें मतलब नहीं है, तो पहला आंसर गलत हो गया। फिजिकल वेयर एंड टीयर, दिस इज द करेक्ट आंसर, टूट फुट हो गई है। डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, सर मैं आज एक कैलकुलेटर लेकर आया 500 रुपये का, एग्जाम्पल है, पता नहीं कब लाया था ये, तो 10 साल हो गए इसको मेरे पास। 500 रुपये का मैं कैलकुलेटर लेकर आया और 500 रुपये की चीज़ मार्केट में 400 की है, तो बुक्स में 400 रुपये थोड़ी लिख दूंगा अभी ऑन द स्पॉट। आपको सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट में तो बताया था आपने, सर वो ठीक है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन थोड़ी बोल सकता हूँ कि अभी देखो मार्केट का रेट 100 रुपये कम हो गया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर, नॉट ऑन द स्पॉट। मार्केट की वैल्यू जो होगी वो तो ऑन द स्पॉट अप डाउन चलती रहती है ना। अब ये थोड़ी डेली आके स्टेशनरी वाले से हाँ जी कितने का है आज, 475 का लिख दिया, परसों जाके हाँ जी कितने का है आज, 500 रुपये का, 500 का, हाँ जी आज कितने का हो गया, 600 का, ओहो नहीं, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट हो गई 500, तो 500 लिख दूंगा मैं। ऐसे तो यार मैं सर घूम के बैठ जाऊंगा, अकाउंटेंट की जगह में पागल अकाउंटेंट बन जाऊंगा, है ना, पागल अकाउंटेंट तो हूँ नहीं मैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझो, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट की बात नहीं हो रही है। तो इट हैज टू बी डेप्रिसिएटेड बिकॉज ऑफ फिजिकल वियर एंड टीयर। So I have already given this answer also as a pinned comment. The answer is physical wear and tear. Okay? बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे लॉजिक देके देखो लिखते भी हैं, I think the physical wear and tear is the answer. You think and they give logic also. I'm so happy that you are participating. देखो बहुत टाइम लगता है हर किसी को, देखो 5,500 बच्चे, 3,500, 4,000 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसका मतलब वो सीखना चाह रहे हैं। ये एक मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखा था कि दुनिया में हम कुछ अच्छा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो लाइफ में कुछ लेसन्स होते हैं, देखो 30 साल की उम्र से पहले सीख लोगे तो बहुत काम आता है। एक चीज़ और भी है, एक मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था किरण बेदी जी का, डॉक्टर किरण बेदी जो IPS थे, अभी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पौंडीचेरी में। उन्होंने लिखा कि 30 साल से पहले क्या क्या सीखना, तो उसमें लड़कों के लिए भी बोला उन्होंने कि उनको कुकिंग करनी आ जानी चाहिए, मतलब खाना पकाना आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि लड़कियाँ पकाएंगी लड़के नहीं, पकाना आना चाहिए, यू विल बी इंडिपेंडेंट। मुझे भी आता है, अच्छे से आता है, कभी कुछ सीखना तो बताना, एक्सेप्ट नॉन वेज, मेरे को नॉन वेज नहीं आता, बाकी सब चीज़ें बनानी मुझे आती है, मैं खाता भी नहीं हूँ, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है आपके लिए आज के डिस्कशन का पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम समझ आ रहा है तो नीचे फीडबैक जरूर लिखना, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा है उसको फॉलो करना। अगर आप CA ग्रुप, CA फाउंडेशन या CA इंटर ग्रुप में हैं और नवंबर 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उस डिस्क्रिप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड कीप कनेक्टेड फॉर मोर सच MCQs ऑन कम्युनिटी पोस्ट एंड देन लेटर ऑन डिस्कशन। एक बार में 5 से 7, 10 MCQ डिस्कस करने में भी टाइम लग जाता है। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, स्टे कनेक्टेड, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। देखो 5,500 बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नीचे लाइक करने में कंजूसी करते हो। लाइक कर दिया करो दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जुड़े रहो चैनल के साथ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ अक्सर एक बार में सब्जेक्ट नहीं मिल रहे, वेबसाइट पे जाओ www.nitingoyalclasses.com के, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे। अभी रिसेंटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम ब्लॉग्स ऑल्सो, मैं आपको संग शेयर करूँगा, अच्छी चीज़ें हैं आपके संग शेयर करनी है, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस, ताकि आप सीखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।